Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we will discuss about इंसुलिन सेक्रीशन कि इंसुलिन का सेक्रीशन कैसे होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे हो रहा था बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस में, कि आइलेट ऑफ लैंगरहांस में कैसे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था और उस वेसिकल्स में इंसुलिन का स्टोरेज कैसे हुआ था और जिंक आयन कैसे हेक्सामेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर में जिंक जो इंसुलिन होता है उसको बाउंड करके रखता है। तो पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था इंसुलिन का सिंथेसिस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंसुलिन का जो सेक्रीशन होता है फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज कि किस किस टाइम इंसुलिन का सेक्रीशन होता है और कैसे होता है, इसको आज हम लोग डिटेल में जाने। उससे पहले मैं एक टर्म को डिस्कस करना चाहूँगा। सपोज ये है आपका ह्यूमन इंसुलिन, इट इज ह्यूमन इंसुलिन, और एक है आपका पॉर्क इंसुलिन दैट इज पिग इंसुलिन, पिग इंसुलिन, और एक है आपका दैट इज काउज इंसुलिन, दैट इज काउ इंसुलिन। पिग इंसुलिन को हम लोग बोलते हैं पोर्साइन और काउ इंसुलिन को हम लोग बोलते हैं बोवाइन। तो क्वेश्चन इज दैट कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो किसके कौन से इंसुलिन से ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा। इधर ह्यूमन इंसुलिन ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा काउ के इंसुलिन से, या फिर ह्यूमन इंसुलिन ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा दैट इज पिग इंसुलिन के। तो आंसर इज कि जो ह्यूमन इंसुलिन है और पिग इंसुलिन है दोनों में डिफरेंस सिर्फ 1 अमीनो एसिड का होता है, दैट इज 1 अमीनो एसिड। लेकिन जो ह्यूमन इंसुलिन है और दैट इज काउ इंसुलिन जिसको हम लोग बोवाइन बोलते हैं, वो दोनों के बीच डिफरेंस है आपका 3 अमीनो एसिड्स। तो इसी को मैं डिस्कस करना चाहता था आज। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दैट इज सिंथेसिस सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन का सेक्रीशन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन का सेक्रीशन में हेल्प कर मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। सपोज ये आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज है, दैट इज बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, और ये बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में इंसुलिन कैसे था, स्टोरेज था किसके फॉर्म में, इन वेसिकल्स के फॉर्म में अलोंग विथ जिंक आयन। और ये मेनली जो स्टोर रहता है वो आपका हेक्सामेरिक फॉर्म में रहता है, लेकिन ब्लड में जब ब्लड सर्कुलेशन में ये जाता है तो ये आपका किसके फॉर्म में रहता है, इन मोनोमेरिक और डायोमेरिक फॉर्म। लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है वो आपके रहता है दैट इज मोनोमेरिक फॉर्म में। तो सपोज ये आपका GIT है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट इनटेक किए, न्यूट्रिएंट से क्या बना आपका ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज फिर क्या हुआ आपका कहाँ गया, इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ग्लूकोज आपका एंटर कर गया। तो इंसुलिन का सेक्रेशन कब होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कैसे ज़्यादा होगा, हम लोग कोई भी न्यूट्रिएंट लेंगे दैट इज अदर कार्बोहाइड्रेट फूड या लिपिड्स वगैरह, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, आपका ग्लूकोज में। और ग्लूकोज फिर ब्लड में आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या आएंगे, दैट इज इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ पहले से रखा हुआ है कहाँ, आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में। लेकिन उस इंसुलिन को कैसे वो ट्रिगर करेगा कि इंसुलिन बीटा सेल्स को पता चलेगा कि उसको इंसुलिन सेक्रेट करना है। तो यहाँ पे एक आपका रिसेप्टर होता है जो कि 11 पार्ट्स का होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये आपका 11 पार्ट्स रिसेप्टर है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो बीटा सेल्स में कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, दैट इज GLUT2, और इसका एक डोमेन होगा जहां पे आके ग्लूकोज आपका बाइंड करेगा। तो GLUT2 ट्रांसपोर्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन बीटा सेल्स में। तो
अगर क्वेश्चन आता है बहुत बार कि GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स हम लोग के किस किस सेल्स में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एक जैसे कि बीटा सेल्स लाइक्स GLUT2, इस सेंटेंस से क्या समझ में आता है? जैसे कि आपको पता है कि बीटा सेल्स में GLUT2 दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होते हैं। इन द सेम वे आपका जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होगा वो आपका प्रेजेंट होगा कहाँ ना, इन लीवर, इन इंटेस्टाइन, और कहाँ प्रेजेंट होगा दैट इज इन किडनी। तो GLUT2 ट्रांसपोर्टर बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, दूसरा होंगे आपका लीवर्स, थर्ड है आपका इंटेस्टाइन, एंड द फोर्थ वन इज दैट इज किडनी। सो बीटा सेल्स लाइक GLUT2। अब ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है दैट इज बीटा सेल्स में है दैट इज GLUT2, इस पे आके क्या बाइंड करेगा ना, आपका बाइंड करेगा दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड कर गया। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है GLUT2 ट्रांसपोर्टर जो बीटा सेल्स में है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है ना, ग्लूकोज को तो सेल के अंदर लेके आएगा लेकिन सेल के बाहर भी ले जा सकता है। तो सपोज जब ग्लूकोज इससे बाइंड किया तो ये ट्रांसपोर्टर क्या किया ना, ये ग्लूकोज को अंदर लेके आ गया, दैट इज ये ग्लूकोज को अंदर लेके आ गया। लेकिन जैसे कि सपोज ये आपका GLUT2 रिसेप्टर है, ये उसका डोमेन है, इस पे बाइंड किया आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जैसे ही बाइंड करता है ये फ्लिप कर जाता है। ये जैसे फ्लिप किया तो इनसाइड द सेल चला गया, लेकिन इनसाइड द सेल जैसे ही ग्लूकोज का एंट्री हुआ तो वो ग्लूकोज क्या सेल के बाहर भी जा सकता है। तो जैसे कि सेल के बाहर ये जा सकता है तो ये फिर ट्रिगर करेगा आपका इसको दैट इज इंसुलिन, जो कि फर्दर प्रोसेस ही नहीं होगा। तो ये जो ग्लूकोज है जो इंटर किया ये फिर सेल के बाहर ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज, दैट इज ग्लूकोकाइनेज। ये ग्लूकोकाइनेज क्या करता है ना, जैसे ये GLUT2 ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज को इनसाइड द सेल लाता है, ये ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, दैट इज फॉस्फोराइलेट। तो एंजाइम में ही नेम में ही है दैट इज ग्लूकोकाइनेज, मतलब ग्लूकोज में फॉस्फोराइलेट ग्रुप ऐड करेगा। तो काइनेज कोई भी एंजाइम का अगर एंडिंग में काइनेज है इसका मतलब है कि वो एंजाइम उससे उसको फॉस्फोराइलेट करेगा। उसी तरह अगर फॉस्फेटेज है किसी एंजाइम का एंड में, मतलब वो क्या करेगा उस फॉस्फोरस ग्रुप को उस सब्सटेंस या मॉलिक्यूल से रिमूव करेगा। तो यहाँ आपका ग्लूकोकाइनेज है तो क्या किया, ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया। ये ग्लूकोज के किस कार्बन पे फॉस्फोराइलेट करेगा, तो ग्लूकोज के 6 पोजीशन, सपोज ये फर्स्ट है कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और ये छठा। तो ये जो ग्लूकोकाइनेज है ये जो ग्लूकोज है इसके आपके 6 पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर देगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ इंटर करेगा ना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में ये इंटर किया, ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करके ये क्या बनेगा, पायरुवेट। तो ये क्या फॉर्म किया ना, पायरुवेट, दैट इज पायरुवेट। अब ये पायरुवेट फर्दर कहां इंटर करेगा, ये पायरुवेट आपका इंटर करेगा दैट इज क्रेब्स साइकिल, और सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा और कौन से साइकिल को फॉलो करेगा, दैट इज क्रेब्स साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल, और उसको हम लोग टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल और टीसीएस साइकिल। उसके बाद ये कहां इंटर करेगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जैसे इंटर करेगा तो ये क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एटीपी कैसे बनाएगा ना, ये एटीपी बनाएगा आपका एडीपी जो सेल में प्रेजेंट है, उस एडीपी को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें ना, एटीपी में। तो सेल के अंदर एडीपी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोग जीआई कोई भी फूड न्यूट्रिएंट लिया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट फूड, लिपिड्स, प्रोटीन, तो वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज कहाँ एंटर किया ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अब उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उस वहां पे किसका एक्शन होगा ना, वहां आपका एक्शन होगा दैट इज इंसुलिन का। इंसुलिन कहाँ स्टोरेज है ना, इन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, वेसिकल्स का फॉर्म में। लेकिन उसको कोई तो ट्रिगर करना चाहिए, तभी तो वो बाहर आएगा सेल के। तो जैसे ही ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बढ़ता है, ये ग्लूकोज बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में जाके वहां पे जो बीटा सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, वहां पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है दैट इज GLUT2। और GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स कहाँ प्रेजेंट है ना, बीटा सेल्स में, और कहाँ कहाँ ना, लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी। तो ये GLUT2 ट्रांसपोर्टर पे जाके ये ग्लूकोज बाइंड करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर रहता है, ये जैसे ही ग्लूकोज उस पर बाइंड करता है, ये क्या करता है ना, ऐसे करके ये बाइंड किया ऊपर, ये फ्लिप कर जाता है, मतलब ये जो ग्लूकोज है वो इनसाइड द बीटा सेल्स इंटर कर जाता है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर होता है, इसके पास प्रॉपर्टी ये है कि ये ग्लूकोज एंटर किया, उसको फिर से वो फ्लिप बैक करके उसको सेल के बाहर भी ले जा सकता है। तो ये सेल के बाहर ना जाए, इसलिए जैसे ही वो GLUT2 ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को इंटर कराया सेल इनसाइड द सेल में, वहां पे एक एंजाइम आके एक्ट किया दैट इज ग्लूकोकाइनेज। वो ग्लूकोकाइनेज क्या किया ना, उस जो ग्लूकोज था आपका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट कर दिया। लेकिन जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट हुआ, ये जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर था उसको बैकफ्लिप नहीं ले जा सकता सेल के बाहर। तो ये ग्लूकोज काइनेज फॉस्फोराइलेट कर दिया ग्लूकोज को, और ये फॉस्फोराइलेट में फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये ग्लूकोज के किस पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप सब ऐड किया ना, ये ग्लूकोज के 6 पोजीशन ऑफ कार्बन पे दैट इज फॉस्फोरस ग्रुप ऐड किया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ एंटर किया ना, इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंड प्रोडक्ट क्या बनाया ना, पायरुवेट। फिर पायरुवेट कहाँ एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही एंटर किया, वहां पे फिर आपका टीसीएस साइकिल और क्रेब साइकिल को फॉलो किया, और टीसीएस साइकिल और क्रेब साइकिल को फॉलो करते हुए एंटर कर गया कहाँ आपका, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जैसे ही एंटर किया तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो एनर्जी कैसे बनाया ना, एडीपी का यूज करके एटीपी का। तो सेल में क्या हुआ, एटीपी का कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ और एटीपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी बात करते हैं। यहां पे एक चैनल होता है दैट इज पोटाशियम चैनल। तो इनसाइड द सेल पोटाशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है, दैट इज ज्यादा है। तो ये क्या करता है ना, ये जो पोटाशियम चैनल है, ये पोटाशियम चैनल से कंटिन्यूसली आपका पोटाशियम आयन सेल के बाहर जाते रहता है। दैट इज कि ये पोटाशियम आयन है, पोटाशियम आयन सेल के बाहर जा रहा है। तो जनरली यहाँ पे एक आपका गेट टाइप होता है, सपोज ये गेट का लीवर है, एक गेट टाइप का होता है, और वो गेट हमेशा खुला हुआ रहता है। ये गेट हमेशा खुला हुआ रहता है। तो ये गेट खुला हुआ रहता है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो टॉप पे है, यहाँ पे आपका एटीपी दैट इज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे आपका बाइंडेड रहता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब सेल में कोई ये पाथवे जब फॉलो अप नहीं करता है, तो जनरली नॉर्मल कंडीशन में ये जो पोटाशियम चैनल है, ये पोटाशियम चैनल आपका ओपन रहता है। क्यों ओपन रहता है, ड्यू टू एडीपी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ये एडीपी के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। तो यहाँ ये जो एडीपी है, ये एडीपी का कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ, तो ये एडीपी यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो जैसे रिमूव होगा, तो ये एडीपी जैसे कि ये रिमूव हुआ, ये जैसे कि ये ओपन है, इस पे आके आपका एडीपी बाइंडेड है। लेकिन ये एडीपी जैसे ही यहाँ से हटेगा, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, तो ये गेट क्लोज हो जाएगा। तो सेकेंड डायग्राम में अगर हम दिखाएं, तो ये गेट
ये गेट आपका क्लोज हो गया, दैट इज ये गेट क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हुआ ना, एडीपी का कंसंट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये एडीपी यहाँ से हट गया। लेकिन ये गेट हमेशा बंद रहे, इसके लिए क्या होता है ना, ये जो एटीपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ा, ये एटीपी का कंसंट्रेशन क्या करेगा ना, ये एटीपी आके इस पे बाइंड कर जाएगा और ये गेट बंद हो जाएगा। तो ये गेट जो पोटेशियम जो चैनल था, ये गेट खुला हुआ था, जिसके कारण क्या होता है, पोटेशियम चैनल जो पोटेशियम जो था आयन है, वो आयन क्या कैटायन है, वो क्या किया ना, वो सेल के बाहर नॉर्मल बेसिस पे वो बाहर की ओर मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ये एडीपी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर रिड्यूस हुआ, ये एडीपी यहाँ से हट गया और ये गेट क्लोज हो गया और उस पर आके बाइंड कर गया कौन, आपका एटीपी। तो एटीपी जैसे ही बाइंड किया, तो इसका मतलब क्या कि अब पोटेशियम आयन बाहर जा सकता है नहीं, तो ये पोटेशियम आयन का रिटेंशन होगा सेल के अंदर ही, दैट इज पोटेशियम आयन का सेल के अंदर ही रिटेंशन होगा, मतलब कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज करेगा। तो ये जो पोटेशियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल किसके को इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, किस पे बेसिस पे हो रहा है, दैट इज एटीपी। इसीलिए इस पोटेशियम चैनल का हम लोग नाम देते हैं दैट इज एटीपी, एडीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, दैट इज पोटेशियम चैनल। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्यों बोले ना, क्योंकि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, दैट इज एटीपी। एटीपी का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है सेल में, तो ये गेट क्लोज हो रहा है। लेकिन एटीपी का कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल कंडीशन में है, तो वहां पे एडीपी बाइंडेड है, जिसके कारण सेल का गेट खुला हुआ है और उससे पोटेशियम आयन का क्या हो रहा है, दैट इज पोटेशियम आयन सेल के बाहर जा रहा है, दैट इज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। लेकिन ये गेट जैसे ही क्लोज हो जाता है, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता जाता था। तो सपोज इस जो बीटा सेल्स है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दैट इज अबाउट -70 मिली वोल्ट, दैट इज -70 मिली वोल्ट। ये होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में, किसका ना, बीटा सेल्स का। लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल में रिटेंशन होते जाता है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ते जाता है, तो ये क्या हुआ, ये पोटेशियम आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिविटी सेल के अंदर इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिविटी सेल के अंदर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये -70 है, ये और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। मतलब कि जैसे ये 0 है, ये आपका -50, -60, -70, तो नॉर्मली कंडीशन में -70 मिली वोल्ट था, दैट इज इनिशियल कंडीशन पे। लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयन दैट इज पॉजिटिविटी सेल के अंदर बढ़ता गया, ये -70 धीरे धीरे रिड्यूस होकर प्लस की ओर बढ़ेगा। तो जैसे ही -50 या 60 तक आता है, दैट इज एट -50, जैसे -50 मिली वोल्ट पे आता है ड्यू टू पोटेशियम आयन, ये क्या करता है ना, एक चैनल होता है दैट इज यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम चैनल, दैट इज ये होता है आपका कैल्शियम। तो नॉर्मली सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है कि सेल के बाहर, नो, नॉर्मली सेल के बाहर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो सपोज ये कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि पोटेशियम चैनल क्या था, नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम चैनल सेल के सेल वो क्या कर रहा था, नॉर्मली ओपन था, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा था इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल। लेकिन इन केस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम का आयन सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ये गेट हमेशा क्लोज रहता है। लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयन का रिटेंशन होता है सेल के अंदर, ये चैनल खुल जाता है और ये कैल्शियम आयन जो है आपका, इसका इनफ्लक्स होता है सेल के इनसाइड, दैट इज कैल्शियम आयन का। तो ये कैल्शियम, जैसे कि इस पोटेशियम चैनल को रेगुलेट कौन कर रहा था, दैट इज एटीपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ रहा था, तो ये जो पोटेशियम चैनल था वो क्या हो रहा था, क्लोज हो गया था, तो पोटेशियम का रिटेंशन बढ़ रहा था। तो ड्यू टू पॉजिटिविटी ऑफ सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हुआ, तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ ना, कि सेल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन था दैट इज -70 मिली वोल्ट, वो आपका पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगा। तो जैसे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगा, तो -70 मिली वोल्ट था रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन, वो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, दैट इज -50 मिली वोल्ट। तो जैसे ही -50 मिली वोल्ट पे जाता है, जो कैल्शियम चैनल रहता है, वो कैल्शियम चैनल क्या रहता है, ओपन हो जाता है। नॉर्मली कंडीशन में वो कैल्शियम आयन जो चैनल है वो आपका क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही आपका सेल के अंदर पॉजिटिविटी का रिटेंशन होता है, दैट इज पॉजिटिविटी सेल का इंक्रीज करता है ड्यू टू पोटेशियम, रिटेंशन ऑफ पोटेशियम,
तो ये इंक्रीज करेगा तो कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होगा, तो सेल के अंदर दैट इज कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो ये कैल्शियम आयन को रेगुलेट कौन कर रहा है, दैट इज वोल्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में -70 मिली वोल्ट था उसका वोल्टेज पोटेंशियल, लेकिन पोटेशियम के कारण उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन जो था -70 मिली वोल्ट, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ आपका -50 में। तो वोल्टेज का क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल का पोटेंशियल जो ग्रेडियंट था वो कम होते गया, तो ये क्या हो गया -50 जैसे हुआ तो कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ, और इसको इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको रेगुलेट कौन किया, दैट इज वोल्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन का जो वोल्टेज था -70 से -50 हुआ, तो वोल्टेज इसको रेगुलेट किया, इसीलिए इस कैल्शियम आयन को चैनल को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट देन कैल्शियम चैनल। ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी। अब जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इंसुलिन है वो वेसिकल्स का फॉर्म में, सेक्रेटेड वेसिकल्स का फॉर्म में रहता है, आपका सिंथेसिस किया हुआ अलोंग विथ जिंक आयन। तो ये आपका वेसिकल्स है, इसमें आपका इंसुलिन है, दैट इज इंसुलिन स्टोरेज है अलोंग विथ सी पेप्टाइड, और क्या बताया था, प्रो इंसुलिन और जिंक आयन। तो इस तरह से वेसिकल्स का फॉर्म में ये स्टोर्ड रहते हैं। तो जैसे ही सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं ना, ये जो वेसिकल सेक्रेटेड वेसिकल्स में जिसमें इंसुलिन आपका सिंथेसाइज किया हुआ रहता है, ये कैल्शियम आयन इसको धक्का देता है कि तुम सेल के बाहर जाओ, तुम्हारा सेल के बाहर जरूरत है। तो ये कैल्शियम आयन इसको धक्का देके सेल के बाहर लेके जाता है, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, दैट इज एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसको सेल के बाहर ले जाता है, और ये वेसिकल इससे फ्यूज करता है मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन से फ्यूज होके ये जो इंसुलिन था ये आपको फिर से ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग एक बार फिर से देख ले, समराइज कर ले, तो समझ में आएगा। जीआईटी हम लोग फूड इंटेक किया, फूड इंटेक से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ गया आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे गया तो ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ गया, तो ब्लड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन को काउंटरैक्ट करने के लिए इंसुलिन का रोल होता है। तो इंसुलिन क्या किया, इंसुलिन को तो एक्टिवेट करना, वो तो सिंथेसाइज किया हुआ है, दैट इज इन वेसिकल्स फॉर्म में, बीटा सेल्स में। तो ये जो ग्लूकोज है, जैसे ब्लड में कंसेंट्रेशन बढ़ता है, ये ग्लूकोज कहाँ गया आपका बीटा सेल्स में, क्योंकि बीटा सेल्स के पास भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है। तो जैसे ग्लूकोज आयन का कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ा, वो ग्लूकोज चला गया आपका बीटा सेल्स में। अब बीटा सेल्स में ट्रांसपोर्टर होता है, GLUT2 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, उस पे उसके डोमेन पे जाके ग्लूकोज बाइंड कर जाता है। तो ये जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर है, ये फ्लिप करता है। सपोज ये ग्लूकोज बाइंड कर गया इसके ऊपर ग्लूकोज बाइंड कर गया, तो जैसे ही ग्लूकोज बाइंड करता है, ये जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर है फ्लिप कर जाता है, और फ्लिप करके ये ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करा देता है। और ये बैक फ्लिप भी हो सकता है, मतलब ग्लूकोज को लाया अंदर तो उसको बाहर भी ले जा सकता है। तो बाहर ना ले जाए इसके लिए क्या करता है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आता है, वो इसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेट एट व्हाट पोजीशन ऑफ कार्बन, दैट इज 6 पोजीशन ऑफ कार्बन। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर फिर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को फॉलो करता है और पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। फिर वो पायरुवेट आपका एंटर करता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में वो टीसीएस साइकिल और क्रेब्स साइकिल को फॉलो करके फिर इंटर करता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है ना, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी जो बनता है वो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर एटीपी का जो कंसंट्रेशन पहले से था, वो एटीपी का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया और एटीपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। अब ये जो एटीपी, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि यहाँ पे आपका एक चैनल होता है, दैट इज पोटाशियम चैनल, और एक होता है आपका कैल्शियम चैनल। तो जो पोटाशियम चैनल होता है, नॉर्मल कंडीशन में वो पोटाशियम चैनल आपका ओपन रहता है, दैट इज ओपन फॉर्म में रहता है, खुला हुआ रहता है। क्यों खुला हुआ रहता है ना, क्योंकि जो उसका गेट है उस पे आपका बाइंडेड है कौन है, एडीपी। तो जैसे ही वहां एटीपी का कंसंट्रेशन, यहाँ एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब क्या हुआ, एडीपी का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे एडीपी का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, ये एडीपी यहाँ से रिमूव हो जाता है। और रिमूव होता है, जैसे होता है तो ये गेट जो है आपका खुला हुआ था, एडीपी बैठा हुआ था, लेकिन जैसे एडीपी वहां से रिमूव होता है, ये गेट सट से बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने के कारण जो पोटाशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा था इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, ये पोटाशियम आयन का इफ्लक्स बंद हो जाएगा।
बंद हो जाएगा तो क्या होगा ना, पोटेशियम आयन का रिटेंशन होगा सेल में, मतलब सेल में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, दैट इज एटीपी, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल। अब क्या हुआ, सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ता गया, तो नॉर्मल कंडीशन में बीटा सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन जो होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है, लेकिन माइनस जैसे सेल के अंदर पॉजिटिविटी पोटेशियम आयन का बढ़ते जाता है, मतलब सेल और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है, तो जैसे पॉजिटिविटी का और बढ़ रहा है, मतलब अगर स्टार्टिंग में -70 मिली वोल्ट था तो वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी दैट इज जीरो की ओर मूव करेगा। तो -70 से जैसे ये -50 मिली वोल्ट होता है, तो देयर इज अ चैनल दैट इज नोन एज कैल्शियम वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। तो जैसे पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा, सेल का पॉजिटिविटी बढ़ा इनसाइड द सेल, तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कैल्शियम चैनल क्लोज रहता है और आउटसाइड द सेल जो होता है आपका कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो जैसे ही ये वोल्टेज -70 से -50 मिली वोल्ट होता है, ये कैल्शियम चैनल आपका ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है तो जितने भी कैल्शियम आयन है एक्सप्लोसिवली कैल्शियम जो आयन है उसका सेल के अंदर इनफ्लक्स होता है। तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ा, इसको रेगुलेट कौन किया, ये एक्टिवेट क्यों हुआ, दैट इज कैल्शियम चैनल ओपन क्यों हुआ, ओपन हुआ क्योंकि ड्यू टू वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज में इलेक्ट्रोकेमिकल जो पोटेंशियल है उसमें चेंजेस है आने के कारण ये कैल्शियम आयन का जो कैल्शियम चैनल था ये ओपन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। तो जैसे ही कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स हुआ इनसाइड द सेल, तो सिंथेसिस क्या हुआ, वेसिकल्स का फॉर्म में इंसुलिन पहले से प्रेजेंट रहता है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन में, तो वेसिकल्स फॉर्म में रहते हैं अलोंग विद जिंक आयन, और वह हेक्सामेरिक फॉर्म में रहते हैं, तो स्टोरेज रहता है। तो ये कैल्शियम आयन क्या करता है ना, जैसे इंटर करता है वो वेसिकल्स को धक्का देता है कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारा बाहर सेल के बाहर नीड है, तुम्हारा जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम आयन इसको धक्का दिया, ये धक्का जैसे देता है ये कैल्शियम आयन क्या ये जो वेसिकल्स है बीटा सेल्स के मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो इसका मटेरियल है दैट इज प्रोडक्ट है दैट इज इंसुलिन, सी पेप्टाइड, फिर आपका एमाइलिन, ये सारे रिलीज हो जाते हैं किसमें, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसिंग द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इंसुलिन को रिलीज करा रहे हैं बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ये तो पाथवे है, मेथड्स है और मैकेनिज्म है कि कैसे इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स है जो ये सारे प्रोसेस को कराने में हेल्प कर रहे हैं। तब हम लोग डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसिंग द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। So let's give a heading that factors affecting secretion of insulin from beta cells। अगर तो सबसे पहला जो इसका अगर बात करें जो प्रमोट करता है फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो फर्स्ट वन इज ग्लूकोज। ये मास्टर रेगुलेटर कहा जाता है इसको, क्यों ना, क्योंकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंसुलिन का सेक्रेशन कराता है फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स में भी कौन कौन से एसिड, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन, स्पेशली आर्जिनिन एंड लाइसिन। फिर आपका हो सकता है लिपिड्स, फिर होता है आपका कीटोन, एंड द फिफ्थ वन इज दैट इज सेक्रेटिन, दैट इज सेक्रेटिन, इट इज इंक्रेटिन्स। इंक्रेटिन्स क्या होता है ना, इंक्रेटिन्स होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है दैट इज ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन जो कि रिलीज करते हैं कौन, जीआईटी दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होता है उसका एपिथेलियल सेल्स है वो रिलीज करते हैं ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम लोग नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रेटिन्स। अब हम लोग देखेंगे कि इंक्रेटिन्स कैसे इन्फ्लुएंसिंग करता है आपको किसको, इंसुलिन का सेक्रेशन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो सपोज ये आपका बीटा सेल्स है,
ये आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज है। तो इंक्रीटिन्स क्या करते हैं ना, इंक्रीटिन्स आके बाइंड कर जाते कहाँ, ये ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन है, इंक्रीटिन्स आके बाइंड करके कहाँ, आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में। तो जैसे ही बाइंड करता है ये कन्वर्ट कर देता है, दैट इज सेकेंडरी में से एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है ना, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें ना, साइक्लिक एएमपी में। मींस कि अगर साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ रहा है तो ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है ना, फिर आपका जो इंसुलिन सिंथेसाइज किया हो रहता है वो इंसुलिन को ये फिर सेल के बाहर रिलीज करने में हेल्प रोल प्ले करता है। मींस कि इंक्रीटिन्स ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन से ये इंक्रीटिन्स बाइंड का कहाँ, आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, उसके मेम्ब्रेन पे। जैसे बाइंड करता है वो एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है ना, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में। तो ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है ना कि जो इंसुलिन सिंथेसाइज फॉर्म में, सेक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्म में रहता है, सिंथेसाइज किया हुआ, वो उसको फिर रिलीज करा देता है। तो अगर पूछा जाए कि हाउ साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंसिंग द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, तो अगर इंसुलिन का साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सेल में, मतलब वो प्रमोट करेगा इंसुलिन का सेक्रेशन में। तो अगर इंक्रीटिन्स का बात करें तो इंक्रीटिन्स का पहला फंक्शन क्या है ना, ये आपका ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रहा है, दैट इज ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट इज इंसुलिन का सेक्रेशन को इंक्रीज किया। थर्ड चीज ये क्या करता है ना कि जो हम लोग का भूख होता है, दैट इज कि हंगर जो होता है इसको वो कम कर देता है, मतलब आपको भूख बहुत कम लगेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डिक्रीज और रिड्यूस्ड सटाइटी, इसको हम लोग भूख लगना भी बोल सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कैसे करता है, दैट इज बाय गैस्ट्रिक, दैट इज रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब कि ये आपका जैसे जीआईटी है, तो जैसे हम लोग फूड इंटेक किए तो फूड का जो मूवमेंट है इनसाइड, जैसे माउथ से हम लोग इंटेक किए तो जो फूड का मूवमेंट है उसको ये स्लो कर देगा मतलब ताकि कि जो पहले से आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में उसका यूटिलाइजेशन हो, उसके बाद ही तो ये प्रोसेस को ये क्या करता है ना, जो फूड का जो मूवमेंट है इनसाइड द जीआईटी उसको वो स्लो कर देगा। तो इंक्रेटिन्स क्या है, इंक्रेटिन्स एक आपको ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन है जो कि रिलीज करते कौन, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी। आइए इंक्रेटिन्स कैसे रोल प्ले करता है ना इंसुलिन को ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को ब्लड में कम करने के लिए। द फर्स्ट इज दैट इज ये क्या करता है, आपका ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन को रिड्यूस कर देगा और इंसुलिन का कंसेंट्रेशन को सेल में बढ़ा देगा। कैसे करता है ना, इंक्रेटिन्स बाइंड कर जाएगा आपका कहाँ, बीटा सेल्स के मेम्ब्रेन पे, और वो एक्टिवेट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज फिर क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, फिर वही साइक्लिक एएमपी फिर आपका इंसुलिन को सेक्रेशन कराएगा कहाँ, आउटसाइड द बीटा सेल्स। थर्ड पॉइंट क्या है कि रिड्यूस सैटिस्फैक्टी, मतलब कि वो भूख को कम कर देगा। अगर आपको भूख कम लगा है मतलब कि आप कुछ खाइएगा नहीं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम होगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम होगा तो आपको जरूरत नहीं होगा आपका इंसुलिन का सेक्रेशन कराने में। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मतलब जो मूवमेंट ऑफ फूड है इनसाइड द जीआईटी उसको ये स्लो कर देगा। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स थ्रू व्हिच सेक्रेटिन्स प्ले अ सपोर्टिव रोल इन सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो डायरेक्ट एक इंसुलिन ग्लूकोज क्या कर रहा है, डायरेक्ट एक आपका इंसुलिन रिलीज कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, ग्लूकोज को, इंसुलिन का सेक्रेशन को ये कराने में, दैट इज रिलीज कराने में। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज फिफ्थ वन इज दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एएनएस, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका दो टाइप का होता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है ना, ये एक्टिवेट होता है आपका एट अ टाइम ऑफ स्ट्रेस। कैसा स्टेट हो सकता है, आपको फीवर हो, दैट इज फीवर, अगर आप किसी तरह के इन्फ्लेमेशन से सफर कर रहे हैं तब, और किसी तरह का आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो,
तो इस तरह के सारी कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर आपका क्या रिलीज करते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। फिर ये जो आपका एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, फिर ये अल्फा 2 दैट इज अल्फा 2 और बीटा 2 एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है, जेनिक रिसेप्टर के थ्रू बाइंड कर जाता है कहाँ, आपका ना बीटा सेल्स में, और ये फिर आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज करके ये फिर उसको कम कर देता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मेनली कंसर्न्ड विद द न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट खाना वाना खाते हैं उससे ये मेनली कंसर्न्ड विद दैट इज न्यूट्रिएंट्स। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका मेनली कंसर्न्ड विद न्यूट्रिएंट्स, एंड द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मेनली कंसर्न्ड विद द स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस और इरेगुलरिटी, जैसे कि आपको फीवर हो, इन्फ्लेमेशन हो, किसी तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, उस सारे कंडीशन में आपका एक्टिवेट होता है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो आपका रिलीज करते हैं दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करते हैं ना, आपका अल्फा 2 और बीटा 2 एड्रेजेनिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, किसके थ्रू, किस पे ना, आपका बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, और फिर आपका ग्लूकोज को रेगुलेट, इंसुलिन को सेक्रेशन में रोल प्ले करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मेनली कंसर्न्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम लोग जो खाते हैं तो उससे ये मेनली कंसर्न करता है, दैट इज उस समय एक्टिवेट होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, थ्रू द 10th वेगस नर्व, दैट इज 10th वेगस नर्व, जो कि एक आपका क्रेनियल नर्व्स है, ये क्या करेगा, ये आके आपका बाइंड कर जाएगा कहाँ, नहीं आपका बाइंड कर जाएगा आपका यहाँ पे बीटा सेल्स के मेम्ब्रेन पे, और रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, दैट इज एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा ना, जो इंसुलिन का जो वेसिकल्स का फॉर्म में सिंथेसाइज किया हुआ था, उन सारे वेसिकल्स को ये फिर ट्रिगर करेंगे कि तुम बाहर जाओ, और ये फिर वेसिकल्स फ्यूज होकर मेम्ब्रेन से फिर ये सेल्स के बाहर में आ जाएंगे, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। So these are the factors which affecting the secretion of insulin from the beta cells of pancreas. So this is all about the today's lecture. मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।